भले ही हम 21वीं सदी के इस दौर में जी रहे हैं, भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में अगर देखें तो न जाने कितनी बहन बेटियां हैं जो महज छोटी छोटी बातों के लिए शोषण सहन कर रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में न केवल रिश्ते तार तार होते हैं, बल्कि एक गरीबी का कुछ इस तरह से मजाक बनाया जा रहा था। छोटी सी चीज फ्री देने के बाद उसका लगातार लंबे समय से शोषण हो रहा था। वक्त था उसकी आजादी का, वक्त था उसको अब इस जिंदगी से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने का। लेकिन वो जिंदगी उसकी जिंदगी में आती ही पता चलता है कि एक इतना भयानक मर्डर होता है, इतना भयानक कत्ल होता है, जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसने जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया हो, जिस पर जब सबसे ज्यादा विश्वास किया हो, वो व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अम्बेडकर नगर, उसी का थाना लगता है भीटी। भीटी का गांव है उमरामा और इसी का एक छोटा सा माजरा है झंका। बात कर रहा हूँ 31 मार्च 1997 की। इस घर में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और 2 बेटे। एक बेटा 13 साल का है जिसका नाम है माता प्रसाद उर्फ मत्तू। दूसरा स्वामी शरण जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। माँ 45 साल की है और बाप हौसला प्रसाद वर्मा लगभग 50 साल के आसपास का है। हौसला प्रसाद वर्मा अपने छोटे वाले बेटे से कहता है, बेटा शाम के 4 बज चुके हैं, मुझे छोटे लाल की बेटी को लेकर पड़ोसी गांव में जाना है उसका इलाज कराने के लिए। दरअसल उस पर जादू टोना किसी ने कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए, मुझे इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है। मुझे रात को वहां रुकना पड़ेगा एक तांत्रिक के पास, इसलिए आज तुम्हारी ड्यूटी है खेत पर जाने की। ट्यूबवेल पर जाना है, ट्यूबवेल पर जाने के बाद सिंचाई करनी है और वहीं रहना है। पशुओं से भी अपने खेतों की रखवाली करनी है। बेटे को आदेश मिलता है, बेटा चला जाता है। यही बात वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है। अब घर के अंदर 3 लोग बचे हैं, माँ और 2 बेटे। छोटा वाला बेटा कहता है कि माँ तुम मेरे लिए खाना बना दो, मैं भी दोस्तों के पास घूम के आता हूँ, खेल कर आता हूँ। बस वो अपनी माँ से ये कहकर निकला था कि कई घंटे बीत जाते हैं, माँ ने खाना बना दिया, उसको खाना पैक कर दिया, लेकिन बेटा नहीं आया। अब माँ दौड़ते हुए जाती है, उन बच्चों के पास जाकर पूछती है कि बेटा क्या तुमने मेरा मुत्तू देखा है? लेकिन मुत्तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 13 साल का मुत्तू था, उसको खेत पे जाना है, सिंचाई करनी है। माँ इस घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह से लगातार चक्कर काट रही थी और चक्कर काटते काटते उसको उसका बेटा नहीं मिल रहा था। एक बच्चे से पूछा, दूसरे से पूछा, छोटे लाल जिसकी बेटी को लेकर उसका पिता गया है, उसका जो छोटा बेटा है उसको भी साथ जाना था। अब उससे पूछा तो उसने कहा कि आंटी जी, अम्मा जी, वो मेरे साथ तो खेल रहा था, लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे खुद नहीं पता। वो कह रहा था कि मैं घर से खाना लेके आ रहा हूँ और मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। जबकि पिताजी कह रहे थे तुम दोनों को साथ खेत पर रहना है, खेत की सिंचाई करनी है। अब वो इतना परेशान हो जाती है उसकी माँ, एक घर से दूसरे घर पूरी रात निकल जाती है। सुबह की 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। गांव में ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति के पास भी जाती है जिस व्यक्ति से उसकी सबसे अच्छी दोस्ती होती है। उसके पास जाकर कहती है महेश यादव से कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? तो वो कहता है कि इतनी रात में तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारा बेटा कहाँ है मुझे क्या पता। वो शाम को मेरे पास आया जरूर था, लेकिन वापस चला गया, कह रहा था कि मुझे खेत पे जाना है उसकी सिंचाई करने के लिए। अब वो महिला परेशान हो जाती है। दिन निकलता है, गांव में जैसे जैसे वो घर घर जा रही थी, वैसे वैसे ये संदेश, ये मैसेज पूरे गांव में फैल जाता है कि मुत्तू रात को अचानक से गायब हो जाता है और उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। 13 साल का वो बालक, उसका हर जगह तलाश किया गया। अब दिन निकलता है, तभी इस घर का मुखिया हौसला प्रसाद वर्मा भी आते हैं। आने के बाद पत्नी से पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, क्या वजह है, क्या दिक्कत है? वो कहती है कि जो अपना बेटा है छोटा वाला मुत्तू, वो रात भर घर नहीं आया, ना ही सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल पर गया था, आखिरकार करें तो क्या करें। बाप भी परेशान होता है, बाप भी गांव वाले से पूछता है तो कहता तुम्हारी पत्नी भी पूरी रात उसको ऐसे ही तलाश करती रही। तभी गांव के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर सीधा पहुंच जाते हैं थाना भीटी में और वहां जाकर एसएचओ से कहते हैं कि हमारा बेटा अचानक से गायब हो गया है, हमने तमाम कोशिशें कर ली हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा है, आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस आती है इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, पहले गुमशुदगी दर्ज कराती है, गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। तभी माँ से जब बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वाले, उन्होंने पूछा कि कोई तुम्हें ऐसी बात लगी हो गांव के अंदर जो बिल्कुल अलग हो, तो मैं उसे जानना चाहता हूं। तभी माँ कहती है हाँ, एक बात जरूर है, जो गांव का उसका सबसे खास दोस्त है, गांव का जो जमींदार है, जो सबसे पैसे वाला व्यक्ति है, महेश यादव उसका नाम है, वो लड़का थोड़ा बड़ा है, मेरा बेटा छोटा है, दोनों की उम्र में लगभग 10 साल के आसपास का अंतर है। मैं उससे पूछ बैठी कि मेरा बेटा क्या तुमने देखा है? तो वो मुझमें कुछ अजीब तरह से पेश आ रहा था, जबकि गांव में सबसे अच्छा दोस्त मेरे बेटे का वही था। वो आखिरकार ऐसा कैसा बिहेव कर सकता है? पुलिस वालों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। चलो ठीक है,
उसको वो पकड़ते हैं, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, पुलिस के जो तरीके होते हैं वो सब कुछ अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन महेश यादव टूटने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने जब उसके सख्ती से पूछा तब उसने वाकई चौंकाने वाली बात बताई, ऐसी बात जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल महेश यादव कहता है कि गांव की ही एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, वो लड़की उसके पास आने लगी। क्यों? क्योंकि उसके घर में क्रेशर चलता है, गन्ने का जो क्रेशर होता है जिससे गुड़ बनाते हैं, तो वो उसके यहाँ चलता है। उसके यहाँ खेती बाड़ी होती है, उसके ट्रैक्टर हैं, बड़ा सा घर है, सब कुछ। गांव के लोग उसके पास सामान लेने के लिए आते थे। वैसे ही वो लड़की भी उसके यहाँ पर जब उसकी नई नई शादी होती है तो उसके यहाँ से गुड़ लेने के लिए आई थी। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हें सारा का सारा गुड़ फ्री दे दूंगा यदि तुम मेरे साथ कुछ करने को तैयार हो जाओ। वो लड़की गरीब थी, हालांकि शादी उसकी जरूर हुई थी, नई नई दुल्हन थी वो, अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ था। यही देखने के बाद उस गांव के जमींदार की नीयत उसके प्रति बिगड़ गई थी और फ्री के गुड़ के चक्कर में आके उस लड़की के साथ उसने गंदा और घिनौना कृत्य किया। ये अब पहली बार नहीं था, बल्कि ये एक आदत में आ जाता है। वो उस लड़की को किसी ना किसी बहाने से वो अपने पास बुलाता था, उसके साथ ऐसे ही घिनौना और गंदा काम करता था। कुछ दिन बीतते हैं, उसका एक और दोस्त इस बीच में आ जाता है। ये सब काम करता था अपने क्रेशर पर जहां पर गन्ने का गुड़ पकाया जाया करता था। और एक दिन मुन्नू गांव का एक लड़का होता है, वो आ जाता है। अंदर से दरवाजा क्रेशर का बंद था और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो लड़की उस जगह से निकलती है, साथ में निकलता है वो महेश यादव भी। वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। तभी वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है, कहता है कि जब तुमने इसके साथ किया है वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। अब मुन्नू भी उसको अपने साथ लेके चला जाता है। वही घिनौना कृत्य जो अभी महेश यादव ने उसके साथ किया था, वही काम मुन्नू भी करता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये लड़की आती जरूर थी, लेकिन दो लोगों के लिए, महेश के लिए और मुन्नू के लिए। वक्त आगे बढ़ता है, जब महीने 2 महीने बीत जाते हैं, तब एक दिन अचानक ही इस मुत्तू यानी कि माता प्रसाद की भी एंट्री इस क्रेशर पे हो जाती है। ये तीनों आपस में संबंध बना रहे थे और ये झरोखे से झांककर उस लड़की को देख रहा था, उन दोनों दोस्तों को देख रहा था। और देखते देखते उसने देखा कि गांव की वो लड़की जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, नवविवाहिता है, जिसको वो बहन बोलता है, जो पूरे गांव के लोग इसकी इज्जत करते हैं, उस लड़की के साथ वो घिनौना कृत्य कर रहा है। लड़का गुस्से में आता है। गुस्से में आने के बाद दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और दरवाजा पीटते हुए कहता है कि बाहर निकलो, ये सब तुम क्या कर रहे हो। जबकि वो मुत्तू दोस्त होता है महेश का और मुन्नू का, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे दरवाजा खुलता है लड़की वहां से भाग जाती है। वो पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे थे इसके अंदर। वो कहता है कुछ नहीं, हम ऐसे ही ये बहाना बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद उसने समझाने की कोशिश की कि तुम अभी छोटे हो, तुम ये सब चीजें इन सब बातों के बारे में नहीं जानते, जब बड़े हो जाओगे तो जान जाना। कुछ दिन के बाद वो लड़की फिर इस घर उनके साथ आती है, फिर वैसे ही करते हैं और अचानक से मुत्तू फिर आ जाता है। जब मुत्तू आता है तो उससे कहते हैं कि ये सब तुम मत देखो, तुम्हारे देखने की चीज नहीं है, यदि तुम भी देखना चाहते हो तो आज के इसके साथ कुछ कर सकते हो। कहता है ये मेरी बहन है और आज मैं ये बात जाकर अपने घर बताऊंगा और साथ ही इस लड़की के घर भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। जब ये वाली बात आती है तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये पोल पट्टी खोल दे। लड़की तो वहां से भाग जाती है, लेकिन ये दोनों दोस्त मिलकर अपने इस तीसरे दोस्त मुत्तू को वहां पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद अपने ही इस कमरे में डाल देते हैं और एक लाठी उसकी गर्दन पर रखने के बाद हाथ पैर से उसको पकड़ते हैं और साथ ही उस लाठी को दोनों साइड से मुन्नू और महेश यादव दबा देते हैं। लगभग 5 मिनट तक वो तड़पता रहता है, चीखने की कोशिश करता है, लेकिन चीख निकल नहीं पाती और दम निकल जाता है। अब सोचते हैं कि इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, आखिरकार क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में आता है कि जहां वो गुड़ पकाता है उस बड़ा सा कढ़ाया होता है, उस कढ़ाई में अगर इसको डाल दिया जाए तो ये पूरी तरह से पक जाएगा और इसकी बॉडी के अलग पीस हो जाएंगे। बाद में इसका देख लेंगे जो कुछ करना है। उसे वो कढ़ाई में डाल देता है, क्योंकि 31 मार्च 1997 की घटना है जब वो अचानक से घर से गायब होता है। तो गायब होने के बाद बच्चे के साथ खेलता है, सीधा अपने दोस्त के पास आता है और यहीं इसके साथ ये उसे कढ़ाई में डालते हैं। 2 घंटे तक वो कढ़ाई के नीचे आग जलती रहती है, कढ़ाई में पकता रहता है। बार बार डंडा डाल के इसमें देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसके शरीर का हिस्से गले के नहीं गिरे, लेकिन पूरी तरह से गुड़ पककर सूखने की तैयारी में था, लेकिन उसका शरीर गलता नहीं है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें, इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। तभी दोनों दोस्त मिलकर पास में गड्ढा खोदते हैं। लगभग 2-3 फुट गड्ढा खुद जाता है। जब बुरी तरह से थक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार गड्ढा खोदेंगे तो बहुत ज्यादा गहरा खोदना पड़ेगा और ऐसा ना हो कल को ये बात पता चल जाए। उधर गुड़ पूरी तरह से सूख चुका था, गड्ढा भी खोदा जाता है। गड्ढे में वो उसके लाश को दबा नहीं पाते। अब सोचते हैं कि किसी तरकीब से इस जो भट्टी है उसके अंदर इस लाश को डाल दिया जाए तो शायद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, अब कोई इसके पास निशान नहीं बचेगा। ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि जहां पर क्रेशर, जो आप लोग जानते होंगे, क्रेशर में जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसी में
गन्ने की खोई को डाला जाता है, उसी से आग जलाई जाती है। अब इतने से हिस्से में पूरी शरीर को कैसे डाला जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बॉडी को उस चिमनी के ऊपर से डाला जाए। गांव में जो क्रेशर होते हैं, उन क्रेशरों की चिमनी की जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा नहीं होती, 8 या 10 फुट के आसपास होती है। ठीक है, वो उस बॉडी को उस चिमनी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से और पूरा वो गुड़ में सना होने की वजह से आखिरकार डालें तो कैसे डालें। तभी इन्होंने ईख के जो गन्ने होते हैं उसकी पुली बंधी होती है, उन पुलियों को लगातार से सीढ़ी नुमा बनाना शुरू करे। अब मचान टाइप की बनाते बनाते वो सीधा उसके हिसाब से बनाते ताकि उसके अंदर, चिमनी के अंदर लाश को फेंक सकें, डाल सकें। ठीक वैसे ही करते हैं। वक्त तो लगता है, लेकिन उसकी लाश को वो चिमनी के अंदर डाल देते हैं। और जैसी चिमनी के अंदर लाश पहुंचती है, क्योंकि पहले से वो गुड़ से नहाया हुआ था और गुड़ में जब आग लगनी शुरू होती है, शायद बॉडी में भी आग लगनी शुरू हो जाती है और वो लपटें बहुत तेजी के साथ जलने लगती हैं। उसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं वैसी चीजों को ठीक जैसे थी, यानी कि उन्होंने जो ईख की पुली रखी हुई थी उन पुलियों को वापस वहीं रखने की कोशिश करते हैं। आखिरकार घंटे 2 घंटे के बाद शरीर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाता है और तभी उसकी मां दौड़ते हुए अपने बेटे को, जो गांव में घर घर ढूंढ रही थी, वो क्रेशर पर भी आती है। और महेश यादव तब अपने कपड़े उपड़े बदल कर, नहा कर बिल्कुल ठीक से खड़ा ही हुआ था। मां से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बेटे मुत्तू को देखा है? तब वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे बेटे का ठेका ले रखा है। कुछ इस तरह की बातें करता है जो उसकी मां को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो मुत्तू और महेश यादव दोनों ही अपने आप में बहुत खास दोस्त थे। गांव के लोग इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। आज उसका दोस्त गायब था, तो अपने दोस्त के गायब होने पर वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? मां को यही शक था और इसी शक के आधार पर उसने पुलिस को जो जानकारी दी थी, पुलिस ने जो पूछताछ की, आखिरकार इस कत्ल का खुलासा हो जाता है। इस कत्ल के खुलासे के बाद न केवल दोस्ती के रिश्तों के दरार का पता चलता है, बल्कि गांव की एक बेटी जो गरीब परिवार की थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, उसके साथ गांव का दबंग व्यक्ति जिसका नाम महेश होता है, वो लगातार उसके साथ घिनौना और गंदा काम कर रहा था। इन सब का खुलासा होता है। दोस्तों, वाकई आज भी हम भले ही 21वीं सदी के दौर में रह रहे हों, जी रहे हों, लेकिन गांव देहात की हालत आज भी कहीं से छिपी नहीं है, अच्छी नहीं है। किसी न किसी बहाने से महिलाओं का, लड़कियों का शोषण होता है। यहाँ हमें देखभाल कर अपने काम करने की जरूरत है। यदि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसका विरोध करें, लेकिन ऐसा ना करें जैसा इसने मुत्तू ने किया है। समझदारी से काम लेता, अपनी माँ को अगर चुपचाप आके बताता पहले ही दिन, तो शायद इसकी हत्या नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।